हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? शिवानी गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद में, राइट? चलिए, तो क्लास को एक बारी आप लोग शेयर कर दो, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आज एक हम लोग नया टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आ रहे हैं सब? थोड़ा सा रुकिए। ओके ओके, वेट कर लेते हैं। स्वाति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और बताओ भाई, सीटेट की आंसर की आपकी आ गई है? क्या रहा, कितना कितना स्कोर रहा है? मैंने भी क्लासेस, है ना, आप सबको बहुत मिस किया बाय द वे। एक लंबी छुट्टी हो गई इस बार। नीतू गुड मॉर्निंग। अभी रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, है ना, ये जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही, कोई छुट्टी नहीं है, नो छुट्टी। ओके, चलिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका स्टेट का कोई भी टेट हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी के लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। 22 मात्र, बहुत कम स्कोर रहा है। गुड मॉर्निंग शाना। 22 तो बहुत कम आ रहे भाई। ऐसे मत करो। जनसंख्या कहाँ गायब है भाई आज? काफी दिनों के बाद में आए हैं। सीडीपी में 22 बेटा बहुत कम है। वेल कोई बात नहीं, ओवरऑल स्कोर क्या रहा इस बार? गुड मॉर्निंग कृष्णा। क्लास में जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है भाई, 7 बच्चे केवल क्लास में मौजूद है इस टाइम पे। चलो एक बारी ना ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करें। रेडी हो आप लोग? अब वेट कर लो आप लोग, है ना, उसका क्या कहते हैं, आपके ऑफिशियल रिजल्ट का। ओके, अब ज़्यादा टेंशन मत लो और रिजल्ट का वेट करो। जब चेक कराए थे तो 27 आ रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? सही से मैच किया या नहीं सही से मैच किया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्निग्धा गुड मॉर्निंग। लाइफस्टाइल गुड मॉर्निंग। किरण गुड मॉर्निंग। सबने सही सही मैच किया या नहीं मैच किया है भाई? और आंसर क्या लिया गया, क्या कुछ आइडिया है? कहीं इधर उधर तो आंसर नहीं मैच कर दिए? सही उससे मैच किया है आपने, लाइक जो सीरीज आपकी आती है ना, क्योंकि ABCD में रहा है इस बार पेपर आपका, तो एक बार चेक करना कि सही से मैच हुआ या नहीं मैच हुआ है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग RTE एक्ट को। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। ओके, चलिए तो सबसे पहली बात, ओके काफ़ी कम स्कोर है फिर तो। बाकी एक बार मैं चेक करती हूँ, है ना, कि क्या अपडेट, क्या सीन है उसमें, है ना। चलिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली बात ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसके एक एक चीज़ को हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कब ये लागू हुआ था, ओके, कब ये आपका लाइक आया था, कहाँ सबसे पहले प्रभावी हुआ, किन बच्चों के बारे में बात करता है। तो बेसिकली आप लोग एक अच्छे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि दिसंबर का सीटेट भी बहुत अब दिन नहीं है आपके पास, सितंबर खत्म होने ही आ गया ऑलमोस्ट।
अक्टूबर और नवंबर 2 महीने प्रॉपर हैं आपके पास में तैयारी करने के लिए सीटेट की, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग साजिया, क्या स्कोर रहा तुम्हारा भाई, आ जाओ। तो आरटीई एक्ट 2009 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है, ठीक है, जो भारत में शिक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है, ये एजुकेशन के ऊपर बात करता है। और ये जब आपका आरटीई एक्ट आया तो इसके आने के बाद में शिक्षा का अधिकार देश में एक फंडामेंटल राइट बन गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, एक फंडामेंटल राइट बना। फंडामेंटल राइट का मतलब यहाँ पर ये है, शिवानी अब वेट कर लो एक, है ना, अपने उसका क्या कहते हैं, रिजल्ट का, है ना। तो फंडामेंटल राइट का मतलब है जो कि सबके लिए मैंडेटरी हो गया, ठीक है, हर एक बच्चे की एजुकेशन कंपलसरी हो गई इस एक्ट के आने के बाद में, ओके। क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो इसके अगेंस्ट हम कहाँ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग आदित्य, आइए। तो यहाँ पर जो हमारा आरटीई एक्ट है ये बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। निशुल्क का मतलब है यहाँ पर कि एक भी पैसा नहीं, नॉट अ सिंगल पेनी, आप बच्चे से एक पैसा नहीं ले सकते हो। और अनिवार्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो ये मेक श्योर करे कि हर एक बच्चा स्कूल जाए, ठीक है। तो ये अधिनियम आपका लागू कब हुआ, ये अधिनियम आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। अब कहां पर ये लागू नहीं हुआ था, तो भाई पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो उस टाइम पे ये वहां पर लागू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसे उस टाइम पे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए ये एक्ट वहां पर लागू नहीं हुआ था, ठीक है। तो भाई सबसे पहला देश कौन है जिसने अपने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, तो नॉर्वे ने सबसे पहले एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था, सबसे पहले, ठीक है। मींस बच्चे का यह अधिकार है कि वो जाएगा पढ़ने के लिए, ओके। हाँ, इसके अलावा भारत का नंबर कौन सा है इस चीज में, तो भारत 135वां देश है जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, फंडामेंटल राइट बनाया, ठीक है। यहां तक कोई अगर आपको डाउट है तो जल्दी से आप मुझसे पूछो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग की बेसिक सी जो जानकारी है इनको तो दिमाग में रखो ही रखो, है ना, इनको इग्नोर करना ही नहीं है आपको। बताइए, क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है? और क्लासेस अब डेली आपकी होंगी, है ना, 10 से 11, शाम 4 से 5 दोनों क्लासेस, और आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, मिस नहीं करेंगे अभी क्लासेस को, ठीक है ना। इधर से छुट्टी होगी ना उधर से छुट्टी होगी। और हाँ, जिनकी बाकी की क्लासेस छूटी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर देख करके पूरा आप लोग कवर कर सकते हो। सीटेट की पूरी अच्छे से थ्योरी मैंने आपको कराई है, और जितने टॉपिक बच रहे हैं उनकी भी अच्छे से थ्योरी आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि भाई फंडामेंटल राइट आया, ओके, ये 1 अप्रैल 2000। अब यहां पर देखो आकर के मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं हुई थी इस एक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए 86वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ओके, 86वां संविधान संशोधन, ओके, दिसंबर 2002 में ये आपका हुआ था, जिसके तहत आपका आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, ठीक है। और इसमें बात करी गई किन बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, इसमें बेटा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी गई, ठीक है। पोल वाली 2 बजे होगी, ओके। हाँ, और दिव्यांग बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो दिव्यांग बच्चे जो आपके होंगे वो 6 से 18 वर्ष, ठीक है, उनकी यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के बारे में बात करी गई, ओके। अब यहाँ पर हम बात करें
भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो चीजें बदल गई, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो एज के ऊपर बात हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो 3 से 18 साल के बच्चों के ऊपर बात हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो वापस से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, और अच्छे ढंग से सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करो। ओके, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो कि हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, तो वैसा सा कुछ मत करो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले की चीजें क्या है। ओके, 135 है बेटा, लिखा हुआ है साफ साफ, 135वां देश है। ओके आदित्य, ये क्लासेस आपकी चल रही हैं काफी टाइम से। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी टाइमिंग याद रखो 10 से 11। ओके, आइए। तो बेसिकली यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया। ठीक है, ओके, हाँ, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी, ये राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट बना, हमारा मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, बढ़िया साजिया, वेरी गुड। और यहाँ पर जो हमने राइट्स के बारे में लाइक डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बात करी गई थी ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची को, इसे हटा दिया गया और हमारे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, जो कि 21A आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल याद रखोगे, संविधान संशोधन कौन सा था वो आप याद रखोगे। ठीक है, किस एज से किस एज के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर बात की जाती है वो आप याद रखोगे। तो इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट आप लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हो। ओके, आइए। तो यहाँ पर मुफ्त शब्द जो हमने यूज किया है ना, जो फ्री शब्द हमने यूज किया है, तो फ्री का मतलब है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो किसी भी तरह का खर्च देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको लाइक पढ़ाई भी फ्री दे रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे, बैग भी मिल रहा है, बुक भी मिल रहा है, कुछ भी आपको खर्चना ही नहीं है। ठीक है, तो जो प्राथमिक शिक्षा का पीछा करने और पूरा करने से रोक सकता है, तो भाई आप कोई पैसा आपको नहीं देना है जिसकी वजह से बच्चे की शिक्षा बाधित हो। ओके, हाँ, तो ये मतलब है फ्री वर्ड का। ओके, तो ये आपका आरटीई एक्ट 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002, ओके, जिसमें फ्री वर्ड आपका क्या कहता है कि भाई आप नॉट अ सिंगल पेनी, एक चवन्नी आप नहीं ले सकते हो बच्चे से। ठीक है, अनिवार्य का मतलब क्या है? अनिवार्य का मतलब है कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है वो ये मेक श्योर करेगी कि बच्चा विद्यालय जाए, बच्चों का एडमिशन हो, इनरोलमेंट हो, नामांकन हो बच्चे का विद्यालय में। ठीक है, चलिए आइए। तो ये अधिनियम सरकार के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले बच्चों की एडमिशन, प्रेजेंस, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को अनिवार्य बताता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये है कि भाई बच्चे जितने भी 6 से 14 वर्ष में आते हैं उन सबका एडमिशन हो, है ना, बच्चा डेली विद्यालय आए, बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब यहाँ से बेटा 1 से 8 से है, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो बच्चा अपनी पूरी करे। ठीक है, और अनिवार्य का मतलब यहाँ पर क्या है? अनिवार्य रूप से ये अधिनियम जो है हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं ना, जो पैसे से आर्थिक तंगी जहां पर है, तो सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करती है कि कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आप सबको? ओके, डन। आज राधिका नहीं आई है? हाँ, कक्षा 1 से 8 तक।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो आकर के मैं आपको बताती हूँ और चीजें, एडमिशन के बारे में समझो आकर के, ठीक है। मिड डे मील तो 1995 में आया था, इसमें कहाँ आया था, ठीक है। तो भाई एडमिशन का मतलब यहाँ पर क्या है, आप बच्चे को ये नहीं कर सकते कि एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बच्चे को एडमिशन ना दो, आपको देना पड़ेगा। बच्चे के पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसको रोक दो तो आपको बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। उसके पास एज सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, स्टिल आपको देना पड़ेगा बच्चे को एडमिशन, ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा एडमिशन आप कैसे दोगे, एज के बारे में अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 8 साल का है, उसने हाँ कक्षा 1 से 8 तक की, राइट शिवानी, ठीक है। अब इसने ना अपनी शुरुआती एजुकेशन पूरी नहीं की, मीन्स 6 से 8 तक की एज में जो एजुकेशन इसकी होनी चाहिए थी वो इसने पूरी नहीं करी। अब 8 साल की उम्र में ये गया है एडमिशन लेने के लिए, तो अब आप इसे कक्षा 1 में नहीं डाल सकते हो, आपको इसकी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन देना पड़ेगा। इस एज के अकॉर्डिंग बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा आपको उसमें उसको एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 8 तक बेटा, एक प्राथमिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई है, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य बनाई गई है कि हर एक बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आपको देनी ही है, ठीक है, समझ गए, बताओ भाई जल्दी से। और अभी सारी क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं आपकी, है ना, चाहे वो सुबह 10 से 11 की हो, चाहे टेक्स्ट बुक की आपकी जो फ्री क्लासेस है वो है, या इसके अलावा आपकी है ना शाम 4 से 5 वाली, शाम 5:30 से 6 वाली, सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू है, ठीक है। आइए तो यहाँ पर फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो आकर के, जैसे हमने बच्चे को अब कक्षा 1 से 8 की एजुकेशन के बारे में तो बात कर ली, अब इससे पहली शिक्षा कौन देगा, तो इसके लिए हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में भी बात करी, ठीक है। ओके, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जहाँ पर बच्चे को बेसिक शुरुआती खेल कूद वाली शिक्षा है उसके लिए भी बात करी गई कि आप बच्चे को वो शुरुआती शिक्षा भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि अनिवार्य का मतलब क्या है और फ्री का मतलब क्या है, तो बार बार इस चीज को डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं हमको, ओके, यस। इसके अलावा ये बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने में संबंधित सरकार, स्थानीय अधिकारी, माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आरटीई एक्ट में बेसिकली बच्चों की शिक्षा के बारे में जो सरकार का रोल है, जो लोकल ऑफिसर्स का रोल है, जो पेरेंट्स की ड्यूटीज है, उनको भी उल्लिखित करती है कि ये काम आपका है, आप मेक श्योर करो कि भाई स्कूल जाए बच्चा, ठीक है, तो ये चीज आपकी है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार का कितने % खर्च होगा एजुकेशन के ऊपर और राज्य सरकार का कितने % खर्च होगा एजुकेशन के ऊपर, इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन होता है, मीन्स इस चीज को भी बताया गया है कि इतने % केंद्र सरकार खर्च करेगी, इतने % राज्य सरकार खर्च करेगी। इस चीज, इस बंटवारे को भी निर्दिष्ट करता है आपका आरटीई एक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की चीजों को। देखो आकर के ये जो एक्ट है बच्चे को उसकी उपयुक्त उम्र की कक्षा में प्रवेश देना, इट मीन्स जो मैंने पहले आपको बताया था कि एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को एडमिशन दोगे, जैसे कि 8 साल का बच्चा जिस क्लास में जाने लायक है आप उसको उसमें डालोगे, ना कि ये कि कक्षा 1 से आप शुरुआत करो, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको उसी क्लास में डालोगे जिस क्लास में जाने के लिए वो लायक है, ये कहता है आरटीई एक्ट आपका, ठीक है। आइए, इसके अलावा ये छात्र शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे, भवन, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए मानक और मानदंडों को भी निर्दिष्ट करता है। अब भाई शिक्षक और बच्चे का रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो वो चीज क्या है उसको भी देखते हैं, आइए। तो प्राइमरी लेवल पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बात करी गई आरटीई एक्ट में, वो बात करी गई 30 और 1 की, मींस प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होगा, ठीक है। और अपर प्राइमरी लेवल पर यहीं पे हम बात करें तो भाई एक टीचर होगा 35 बच्चों के ऊपर,
ये बात करी गई अपर प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें, जब आपके स्कूल में 200 प्लस बच्चे होंगे तो ये रेशियो बदलेगा। आप कितने टीचर होंगे, सॉरी आप कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर होंगे, जल्दी से बताओ। आप कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर होंगे, कौन बताएगा। प्राइमरी लेवल पर जब 200 से अधिक बच्चे हैं तो कितने टीचर, सॉरी कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर होंगे। बोलो भाई, किसी को पता है। मैंने बोला है जब 200 प्लस बच्चे होंगे क्लास में, उसके बाद की बात मैं पूछ रही हूं आप लोगों से। 200 प्लस होने के बाद क्या रेशियो रहेगा। वो बताओ बेटा। 45 एक नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं कर दिया। बेटा 150 प्लस पे भी 30 एक का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। 200 प्लस होने पर रेशियो चेंज होगा, वो रेशियो में आप 45 एक आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। चालीस एक है ना, हाँ 40 बच्चों पर एक टीचर आपका रहेगा, ठीक है। और अपर प्राइमरी पर आपका जो रेशियो है 35 बच्चों पर एक टीचर आपका रहेगा, ठीक है। बहुत दिन के बाद मिलने से मैम क्लास में आज अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। एक हफ्ता हो गया मेरे को क्लास है ना लेते हुए, मतलब छोड़े हुए। हाँ 40 एक है, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कार्य दिवस के बारे में कि कितने वर्क डेज के ऊपर बात करी जाएगी, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर वर्क डेज के बारे में, तो प्राइमरी लेवल पर एक साल में 200 दिन, ठीक है, एक साल में 200 दिन। और अगर हम अपर प्राइमरी पर बात करें एक साल में कितने दिन, तो एक साल में रहेंगे 220 दिन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब यहीं पे हम बात करें कि एक हफ्ते में शिक्षक कितने घंटे कार्य करेगा, ठीक है। एक हफ्ते में शिक्षक के कितने घंटे रहेंगे कार्य के लिए, ओके। तो ये आपका रहेगा 45 घंटे। समझ गया, ललचा नहीं दिया मैंने, सोचा तुम लोग को भी कश्मीर दिखा दूं, ठीक है। तो ये एक हफ्ते में रहेंगे आपके पूरे 45 घंटे। अब यहीं पे बात करें अगर हम प्राइमरी लेवल पर एक साल में कितने घंटे रहेंगे, एक साल में कितने घंटे हैं, तो एक साल में रहेंगे आपके 800 घंटे, ठीक है। और अपर प्राइमरी में कितने घंटे होंगे एक साल में, तो अपर प्राइमरी में रहेंगे एक साल में 1000 घंटे। समझ गए। अब बताओ इसमें, अब कहीं पे अगर डाउट है तो जल्दी से पूछो। इस पॉइंट में कहीं पे आप डाउट है। देखो रेशियो के बारे में बात करें तो प्राइमरी लेवल पर रेशियो 30 और 1 का, मींस 30 बच्चों पर एक टीचर। अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है। और वर्क डेज के बारे में हम बात करें तो प्राइमरी लेवल पर एक साल में 200 दिन, और अपर प्राइमरी लेवल पर एक साल में 220 दिन। और एक हफ्ते में शिक्षक कितने घंटे काम करेगा, तो 45 घंटे काम करेगा। एक साल में कितने घंटे हैं, तो वो 800 घंटे हैं प्राइमरी लेवल पर। अपर प्राइमरी पर एक साल में 1000 घंटे हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें।
बोलो भाई जल्दी से। ठीक है, आइए बुनियादी ढांचे के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुनियादी ढांचे का मतलब है कि स्कूल का जो भवन है वो ऐसा होना चाहिए जहां पर हर एक मौसम से सुरक्षित भवन हो। मीन्स बरसात में टपके नहीं, सर्दी के लिए भी प्रॉपर एक जगह हो, ठीक है, गर्मियों के लिए ये नहीं बहुत गर्मी लग रही ऊपर टिन पड़ी हुई है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी ढांचे भवन का मतलब यहीं पर यही है कि स्कूल प्रॉपर ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चा अच्छे ढंग से एकदम सुख सुविधाओं के साथ में पढ़ सके। ओके, वो बेसिक सी चीजें होनी चाहिए स्कूल में सारी। ओके, ये चीज हो गई। यहाँ पर शिक्षकों के ड्यूटीज के ऊपर भी बात करेंगे कि शिक्षक की ड्यूटीज क्या क्या है। टीचर की ड्यूटी क्या क्या है, वो पंक्चुअल हो, मीन्स टाइम से आए, रेगुलर आए, यानी छुट्टी ले रहे हैं, आज साले की शादी है, कल साले की शादी है तो छुट्टी ले रहे हैं, 12 बजे स्कूल में आ रहे, तो वो चीजें ना करें, टाइम से क्लास में आए, डेली स्कूल आए, ठीक है, और इसके अलावा डेली स्कूल आए, इसके अलावा टाइम पे वो आपका कोर्स कंप्लीट कराएं, और इस तरह से बच्चे का असेसमेंट करें जिससे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इन चीजों के ऊपर भी बात करता है आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट में ही बेटा सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी बात हुई है, आपके सीसीई की बात हुई है आरटीई एक्ट के तहत। तो जब कभी भी पूछा जाता है ना तो हमेशा आप ध्यान रखो 2009, ओके, 2009, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 आपका है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो यहां तक कोई डाउट है? हाँ, वो एक वीक 45 घंटे आपका सेम ही रहेगा। ओके, आज पीडीएफ में भेज दूंगी, डोंट वरी। आइए, इस एक्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षकों की पोस्टिंग में शहरी और ग्रामीण असंतुलन नहीं होना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि आपने क्या किया, जितने गांव के थे उनको गांव में आपने टीचर बना दिया, जितने शहर के थे आपने शहर में टीचर बना दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। आप जो शहर के टीचर हैं या वैसे हैं उनको आप क्या करना है, उनको आप भाई गांव में भी लेकर के जाओ, ठीक है, हाँ, उनकी पोस्टिंग वहां पर वो बैलेंस होना चाहिए वहां पे। ओके, हाँ, अधिनियम में जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्य, मीन्स एक टीचर को आप शिक्षण के अलावा, पढ़ाई के अलावा जनगणना में लगा सकते हो, आप चुनाव में लगा सकते हो, आप आपदा राहत कार्य में लगा सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षक को नहीं लगा सकते हो। आप कहो कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में लगा लो तो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो 3 चीजों में, एक जनगणना में, एक आपदा राहत कार्य में, एक चुनाव में, तो इन 3 जगहों पर आप टीचर को नियुक्त कर सकते हो शिक्षण के अलावा। इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में आप टीचर को नहीं डाल सकते हो। समझ में आया? बोलो। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। आइए, इसके अलावा the act provides that the teacher appointed should be appropriately trained and qualified। means इसी एक्ट के तहत ये बात की जाती है कि जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर डिग्री धारक हों, लाइक बीएड या बीटीसी या आपका डीएलएड हो गया या आपका सीटेट हो गया या आपका यूपीटेट हो गया, या जो भी नीडेड चीजें हैं ना आपकी, वो होनी चाहिए, है ना, एक टीचर में, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द टीचर अपॉइंटेड शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। मीन्स टीचर क्वालिफाइड होने चाहिए स्कूल में और ट्रेंड होने चाहिए, इन्होंने डिप्लोमा किया हो या बीएड किया हुआ हो, ओके, एग्जाम क्वालिफाई किए हुए लाइक सीटेट, यूपीटेट, व्हाटएवर जो भी रिक्वायर्ड है, ओके। और इस एक्ट के तहत कुछ चीजें प्रोहिबिट भी करी गई हैं, मीन्स जिनको वर्जित किया गया है, जिनका निषेध किया गया है, जो आप नहीं कर सकते स्कूल में, वो क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं।
बच्चे को आप किसी तरह का मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो कि आप उसको डांटो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो। बच्चे को आप किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, कि आप उसकी कुटाई कर दो। इस एक्ट के आने से पहले पहले खूब कुटाइयाँ होती थी बच्चों की, होती थी, है ना। काश ये एक्ट हम लोगों के टाइम पे आया होता तो थोड़ी सी मार से तो हम लोग भी बच गए होते, है ना। तो इस एक्ट के तहत आप बच्चे को मेंटली या फिजिकली पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के एडमिशन के लिए आप बच्चे का किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लोगे कि आओ देखें तुम्हें कितना आता है, उसकी बेसिस पे आपको एंट्रेंस दूंगा, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैपिटेशन फीस, आप बच्चे से किसी भी तरह की फीस नहीं ले सकते हो, ओके। 1 to 5 में कितना सीट है मतलब, ठीक है। आप टीचर, मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में आप आ गए, टीचर बन गए, तो आप बेटा प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दे सकते हो, आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते हो, आपको अलाउ नहीं होगा। और बिना मान्यता के कोई भी स्कूल चल रहे होंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा, उनको बंद करा दिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? देखो मैं पढ़ाने के बाद में पूछूंगी भी आपसे कि आपको कोई आप, है ना, क्रॉस क्वेश्चंस आपके होंगे, अभी पूछूंगी कौन सा एक्ट था, कब लागू हुआ था आरटीई एक्ट, तो दिमाग में एकदम बनाए रखना सब लोग, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या बात करी गई है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम में भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप हमें जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान रखेगा। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चे के हर एक पक्ष का डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबी कीड़ा एकदम बना दिया, बच्चा कह रहा है व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज फलाना, है ना। वो चीज सिर्फ नहीं कि आपने किताबी कीड़ा बना दिया, 4 अक्षर वो अंग्रेजी के बोल लेता है तो इट मीन्स बच्चा बस एकदम, है ना, बहुत मास्टर हो गया, नहीं। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आप ध्यान रखो, उसको फोकस करो कि बच्चे के हर एक पक्ष, लाइक खेल में भी बढ़िया हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, सोशल डेवलपमेंट बढ़िया हो, इमोशनल डेवलपमेंट बढ़िया हो, तो हर एक पक्ष के ऊपर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को बच्चे के ज्ञान पर, उसकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्माण करना, मीन्स जिस क्लास का बच्चा है उस लेवल का करिकुलम होना चाहिए, बहुत टफ करिकुलम नहीं होना चाहिए। और कभी भी बच्चे को डरा कर, धमका करके, पिटाई लगा करके, है ना, ऐसे आप नहीं पढ़ा सकते हो। इन सब चीजों से मुक्त शिक्षा आपको देनी है ना, फ्री होनी चाहिए इन सब चीजों से शिक्षा। कभी भी एकदम बढ़िया इन्वायरमेंट हो, अच्छा, है ना, जहां पर बच्चा अच्छे से पढ़ सके। बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि जहां पर हम बच्चे की अकॉर्डिंग पढ़ाएं बच्चे को, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करती है आपकी आरटीई एक्ट, ओके। आइए अब देखो, पॉइंट इंग्लिश में लिखे हैं तो आप लोग डरना मत, मैं आपको प्रॉपर हिंदी में सारी चीजें समझा दूंगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आइए देखते हैं तो और क्या क्या बात करी गई है इस एक्ट में, ठीक है, आइए। विद द पासिंग ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट के पास या लागू होने के बाद में इंडिया हैज मूव्ड टू अ राइट बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन फॉर ऑल। मीन्स इंडिया ने फिर क्या किया, भारत में अब सबके लिए शिक्षा आ गई, ठीक है। जब ये एक्ट आपका पास हुआ तो जो शिक्षा आई वो सबके लिए हो गई, एजुकेशन फॉर ऑल इम्प्लीमेंट हो गया, बेसिकली समावेशी शिक्षा आपकी इम्प्लीमेंट हो गई, ओके। और ये हमारा फंडामेंटल राइट बना एज पर आर्टिकल 21A आपका, ठीक है। अब यहाँ पर द एक्ट लेज डाउन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर द स्टूडेंट टीचर रेशियो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन।
आप सोचो क्लास में है 100 बच्चे, टीचर एक पढ़ा रहा है, कैसे काम चलेगा बताओ भला? काम चल पाएगा कि क्लास में 100 बच्चे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा हो? गड़बड़ हो जाएगा ना, वो टीचर हैंडल ही नहीं कर पाएगा, हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली फोकस ही नहीं कर पाएगा, पढ़ा ही नहीं पाएगा, वो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, है ना? हाँ, तो इसलिए टीचर और स्टूडेंट रेशियो के ऊपर एक बहुत ही स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए, जिससे कि हम बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी मिन्नी, मोनिका मैम टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे। ठीक है, ओके। हाँ, तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, having adequate standards for classroom conditions, drinking water facilities etc. गुड मॉर्निंग राखी। राखी ने तो एकदम है ना 30 में 30 लाके खुश कर दिया। चलिए, तो ये जो एक्ट है वो बात करता है टॉयलेट फैसिलिटीज, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए। ठीक है, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर सही एक क्लासरूम कंडीशन में होना चाहिए, ये नहीं कि टपक रहा है पानी, है ना, गर्मी बहुत लग रही, टीन पड़ी हुई है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए क्लासरूम में। द स्ट्रेस ऑन अवॉइडिंग द अर्बन रूरल इम्बैलेंस इन टीचर्स, मीन्स वो जो है ना शहरी और गांव का जो बैलेंस होता है ना, असंतुलन होता है टीचर्स का, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको पोस्टिंग करते टाइम पे, क्योंकि इससे क्या होता है एक बहुत बड़ा गैप आता है एजुकेशन में। मिन्नी बताया, तो पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इससे बहुत बड़ा गैप आएगा, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि हम किसको कहां पर अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो नंबर्स रिगार्डिंग एजुकेशन इन द विलेज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज इन द कंट्री। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है गांव में कितने कम स्कूल्स होते हैं, है ना, शहर में कितने सारे स्कूल्स होते हैं, तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को अपॉइंट करना होगा। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ा जाए। बताया मैंने, टेलीग्राम पे मिलेगा बेटा, टेलीग्राम चैनल का नाम है मोनिका मैम टेक्स्ट बुक, और नहीं अगर ढूंढ पाते हो नाम से तो आपको मिल जाएगा ये क्या कहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा चैनल का, वहां से आप ले सकते हो उसको। चलिए, ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स इस एक्ट के तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मीन्स तुरंत एक्शन लिया जाएगा टीचर के ऊपर अगर आप बच्चे को हैरेस करते हो या आप बच्चों के बीच में भेदभाव करते हो। समझ गए? तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इस चीज को बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं किया जाएगा। ओके, The prohibition of a screening procedure for admission ensures that there would be no discrimination of children on the basis of caste, religion, gender. मीन्स यहाँ पर जो हमने स्क्रीनिंग प्रोसीजर को जो हमने वर्जित किया है कि आप आने के टाइम पे बच्चे से कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लोगे, है ना, तो ये चीज इस चीज को मेक श्योर करने के लिए किया गया है, सो दैट बच्चे को कास्ट, रिलीजन, जेंडर इनके बेसिस पे आप कैटेगराइज ना कर सको। ठीक है, भेदभाव ना किया जा सके बच्चे के साथ में इन सब चीजों के बेसिस पे। ओके, हाँ, द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स दैट नो किड इज डिटेन्ड अंटिल क्लास 8, मीन्स आप कक्षा 8 तक किसी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो, आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि जाओ तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो नाम काट के आप भगा दो उसको, आप ये नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो मैंडेटरी करता है कि हर एक बच्चा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण करेगा, हर हाल में वो भी। ठीक है, आप उसे डिटेन नहीं कर सकते, आप उसे निकाल नहीं सकते स्कूल से। इट इंट्रोड्यूस द कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसके तहत बच्चे के लगातार और उसके हर एक पक्ष के असेसमेंट के बारे में बात हुई। ठीक है, तो ये भी सिस्टम में आपका 2009 में ही आया। ओके,
हाँ, जिसमें हमने जो बेहतर लर्निंग आउटकम्स हैं, मीन्स बच्चा अच्छे तरीके से सीख रहा हो, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा हो, इसके ऊपर फोकस करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को सिस्टम में लाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। डन। और क्लास को शेयर किया करो भाई, है ना। अब सीटेट अगला आने वाला है बहुत जल्द आपका। ठीक है, चलिए। The act also provides for the formation of a school management committee यानी कि SMC। तो इस एक्ट के तहत भाई एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने के लिए भी बात करी गई, टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस इन ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स। मीन्स इस जो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग होंगे ना, वो विद्यालय के लोग होंगे, साथ ही साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, वो भी होंगे। ऑल्सो इसमें महिलाएं भी होंगी। ठीक है, तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने के लिए बात करी गई इसमें। और दिस कमेटी हैव द अथॉरिटी टू मॉनिटर द स्कूल्स फंक्शनिंग एंड प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स फॉर इट। मीन्स इस एक्ट के तहत जो ये कमेटी के बारे में बात करी गई, अब कमेटी का रोल क्या है, तो कमेटी का रोल ये है कि स्कूल कैसे फंक्शन कर रहा है, स्कूल को कैसे और आगे बढ़ाना है, उसका डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, इस चीज को भी मेक श्योर करेगा ये RTE एक्ट आपका। ठीक है, हाँ, तो ये जो एक्ट है इसके अलावा जो शिकायत वगैरह है ना, उनके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म को लेकर के चलता है, जहां पर लोग एक्शन ले सकते हैं अगर RTE एक्ट को नहीं लागू किया जा रहा है, या कोई भी विद्यालय RTE एक्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, देन आप शिकायत पोर्टल पे शिकायत कर सकते हो, जहां पर इन शिकायत को दर्ज किया जाएगा और ऑल्सो क्या किया जाएगा, बोलो, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ओके, डन। तो BRTE एक्ट में एक आपको शिकायत पोर्टल भी दिया गया है, अगर कोई विद्यालय RTE एक्ट को नहीं, है ना, लागू कर पा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई जल्दी से, फास्ट फास्ट। ठीक है, क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ये जो 10 से 11 का टाइमिंग है, यहाँ पे हम थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ कर रहे हैं। ओके, चलिए। अच्छा, क्लास रुक तो नहीं रही है? पहले मुझे ये बता दो एक बार कि क्लास बीच में रुक रही हो तो? हाँ, क्योंकि मेरे फोन में क्लास 2 बार रुकी है, आप लोग के फोन में रुक तो नहीं रही है? आइए, इसके अलावा और क्या बातें करती है RTE एक्ट, आइए उसको भी देखते हैं। तो RTE एक्ट मैंडेट्स फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 20% ऑफ द सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर 25% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी, किनके लिए?
वो रिजर्व होंगी बेटा उन बच्चों के लिए जो पिछड़े हैं या जो विकलांग हैं, SC ST है ना, हैंडीकैप, इनके लिए रिजर्व की जाएंगी 20% सीट्स प्राइवेट स्कूल्स की। अब इनका खर्च कौन उठाएगा? तो इनका खर्च उठाएगी आपका सरकार, ठीक है। लोगों को पैसे नहीं देने हैं, उस सीट पे जो भी बच्चे का एडमिशन होगा उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, वो सरकार उठाएगी पूरा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। हाँ, तो दिस प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 12(1)(c) ऑफ द RTE एक्ट। ऑल स्कूल्स यानी कि प्राइवेट, एडेड या स्पेशल कैटेगरी के हैं, वो मस्ट रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स एट द एंट्री लेवल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द EWS। मीन्स जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए आपको ये 25% जो सीट्स हैं वो आपको छोड़नी होंगी, उन पे उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा और उनका खर्च उठाएगी सरकार, ठीक है। तो व्हेन द रफ वर्जन ऑफ द एक्ट वाज ड्राफ्टेड, मींस 2005 में इसका एक रफ वर्जन आया था इस एक्ट का, ठीक है। लागू तो 10 में हुआ था ये आपका ना। तो इसका एक ड्राफ्ट बना था जो एक रफ वर्जन था, ओके। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटक्राई इन द कंट्री अगेंस्ट द लार्ज परसेंटेज ऑफ सीट्स बीइंग रिजर्व्ड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो however the framers of the draft stood their ground and were able to justify 25%। मीन्स जब ये ड्राफ्ट के तौर पर था, ये एक रफली तौर पर जब ये आपका RTE एक्ट था ना, तो यहाँ पर एक लार्ज नंबर पर सीट्स को क्या किया गया था? रिजर्व किया गया था प्राइवेट स्कूल्स में। तो जब फ्रेम किया गया प्रॉपर, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइक 25% जो आपकी रिजर्वेशन है वो जस्टिफाई होता है, क्योंकि फिर अगर आप सारी सीट्स दे दोगे तो फिर वही चीज गवर्नमेंट के ऊपर आ गई आपकी, है ना। तो 25% सीट्स जो हैं वो जस्टिफाई हैं प्राइवेट स्कूल्स में बैकवर्ड बच्चों को एडमिशन देने के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। द प्रोविजन इज अ फार रीचिंग मूव एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सो फॉर एज इंक्लूसिव एजुकेशन। मीन्स ये जो प्रोविजन था, ये जो एक्ट आया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था समावेशी शिक्षा की तरफ, ठीक है। जहां पर हमने एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसपे हम हर एक बच्चे को एजुकेशन देंगे एक साथ में। किसी भी बच्चे के साथ में हम किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे थोड़ा सा वो है ना दिखने में प्रॉब्लम हो, चाहे सुनने में प्रॉब्लम हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे बहुत गिफ्टेड बच्चा हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कंसर्न मीन्स ये एक बेसिकली मूव था इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, जहां पर समावेशी शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई, ओके। आइए, इसके अलावा दिस प्रोविजन सीक्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन। अब भाई जब आप सबको साथ में लेकर के आओगे, सबका साथ सबका विकास के ऊपर जब आप काम करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है सामाजिक एकीकरण होगा, कोई बच्चा पीछे नहीं छूटेगा, है ना। तो समावेशी शिक्षा के ऊपर बात करेगी, जिसके तहत हमने सामाजिक इंटीग्रेशन को अचीव करने के ऊपर हमारा ध्यान किया, जहां पर सब साथ में आए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो द एक्ट हैज इंक्रीज्ड एनरोलमेंट इन द अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8, विच मीन्स 2009 और 2016 में जो कक्षा 6 से 8 में जो एडमिशन हुए वो 19.4% बढ़े हैं, ठीक है। और जो आपके रूरल एरियाज है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर केवल 3.3% ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर ब्रैकेट पर, मीन्स सिर्फ और सिर्फ 3.3% बच्चे ही पीछे रह गए थे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था। अदरवाइज हर एक बच्चे का एनरोलमेंट हुआ था, हर एक बच्चे ने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो ये डेटा निकाला गया था कि कितने परसेंट बढ़ा था और कितने परसेंट बच्चे छूटे थे इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, फिर मैं सवाल पूछना शुरू करूंगी।
जो मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस आज का टॉपिक का। और अगली क्लास होगी दोपहर को 2 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर, जो कि आपको मिलेगी। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से बता दीजिए कि आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था। बता दो भाई सारे लोग। हाँ, आज 2 बजे है। टू 2009 कैसे है भाई? 3010 मिन्नी। हाँ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ। हाँ, इसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था ना? गुड, हाँ निधि। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये आपका एक्ट आया? बताओ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बोलो। छियासीवां संविधान संशोधन दिसंबर 2002। ठीक है, गुड वन। यस, चलिए तो आप मुझे ये बताओ, कितने से कितने एज के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर बात हुई थी? क्लास का टाइम बेटा सुबह 10 से 11। ठीक है, क्लास की जो टाइमिंग है सुबह 10 से 11 है, और इसमें काफ़ी टॉपिक मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हमने सीटेट के बहुत सारे टॉपिक किए हैं, इवन स्टेट टेट के भी टॉपिक्स को किया हुआ है। ठीक है, 6 से 14, राइट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी एज क्या है इसमें? हैंडीकैप बच्चों की एज क्या है इसमें? हाँ, वो 6 से 18 वर्ष आपकी रही। ठीक है, अच्छा आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ था, जल्दी से बता दो। मैं कहाँ चली गई थी? गाना नहीं गाया तुम लोगों ने? चिट्ठी ना कोई संदेश। सेकंड पेपर के, हाँ सेकंड पेपर के लिए भी यही सेम रहेगा।
CDP तो सेम है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। मैथ हिंदी इंग्लिश का लेवल चेंज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्टिकल बताओ बेटा। आर्टिकल 21A करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, ओके चलो। हाँ, आर्टिकल 21A, ओके। चलिए, तो आज का टॉपिक सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से मुझे बता दो। आज का टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? मैं छुट्टी पे थी ना अखिलेश, एक हफ्ते की, इसलिए गया था। ओके चलो ठीक है। तो होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ हो, और डेली 10 से 11 आप लोग क्लास आते रहो। अपने बाकी की क्लासेस की टाइमिंग भी याद रखो जिनमें आपको टाइम से आना है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, कंप्लीट बैच कोर्स, फुल थ्योरी बैच कोर्स, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के ऐप पर, वो भी बहुत ही कम फीस में। क्या हुआ गोपाल? ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है, बस टेक्स्ट बुक के ऐप को आप डाउनलोड करना, देन आप सुपर के ऑप्शन पे जाना, अपने गोल को आप ऐड करना, ठीक है, और अप्लाई कूपन में आप कूपन कोड लिखेंगे मोनिका, ओके, MONIKA। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2 का फुल थ्योरी बैच कोर्स सेम प्राइस में, ठीक है। क्या गलती हो गई भाई, क्या कर डाला? वो आपको मिल जाएगा। पेड क्लासेस आपको मिलेंगी, पेड क्लासेस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी बैच कोर्स मिले मेरा, ठीक है। हाँ, तो आपको सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंप्लीट बैच कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू अंतिमा, ओके। हाँ, इसके अलावा आप लोग क्लासेस की टाइम याद रखिए, और डेली क्लासेस को आप लोग करते रहिए टाइम से, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना, ओके। कूपन कोड मोनिका याद रखना, और क्लासेस की टाइमिंग भी याद रखना, ओके, जिसमें 10 से 11 और शाम 4 से 5 हम यूट्यूब पे मिलते हैं, और 2 से 2:30 और शाम 5:30 से 6 हम टेक्स्ट बुक के ऐप पर मिलते हैं। बुक कौन सा? प्रैक्टिस के लिए भी आपको टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाना, बुक वाले सेक्शन में बुक भी मिल जाएगी। सीटेट की बहुत अच्छी बुक आपकी लॉन्च हुई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की गाइड, पूरा गाइड है वो, ठीक है निधि। चलिए, और क्लास को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग 2 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप की फ्री क्लास में। और अपने लिए बताया मैंने निधि, आप लोग जो बुक अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए है, देन आप टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाना, वहां पर बुक भी आपको सीटेट के लिए मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। नहीं, वो कंबाइंड बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। चलो।